नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट डार्क फैंटेसी चैनल एवेंजर्स शॉर्ट्स हब पर। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरी शॉर्ट्स पर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि भाई मैलेफिसेंट पार्ट 1 की पूरी स्टोरी तो बता दी, अब मैलेफिसेंट पार्ट 2 यानी 2019 वाली फिल्म की पूरी कहानी भी डिटेल में बता दो। तो आज हम बात करने वाले हैं मैलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल की पूरी असली कहानी की, जो 2019 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म पार्ट 1 से भी ज्यादा डार्क, इमोशनल और एपिक है। चलो शुरू से पूरी फिल्म की कहानी डिटेल में जानते हैं। मैलेफिसेंट पार्ट 1 के बाद कई साल बीत चुके हैं। अब ऑरोरा बड़ी हो चुकी है और वो एक मजबूत और समझदार राजकुमारी बन गई है। मैलेफिसेंट और ऑरोरा दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुकी हैं। मैलेफिसेंट अब ऑरोरा को अपनी बेटी की तरह मानती है और मूर्स और ह्यूमन किंगडम के बीच शांति बनी हुई है। एक दिन प्रिंस फिलिप ऑरोरा से शादी का प्रस्ताव रखता है। ऑरोरा खुश हो जाती है, लेकिन वो मैलेफिसेंट से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहती। वो मैलेफिसेंट के पास जाती है और उसे बताती है कि फिलिप उसे प्रपोज करने वाला है। मैलेफिसेंट पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर ऑरोरा की खुशी देखकर वो मान जाती है। शादी का निमंत्रण फिलिप के माता पिता किंग जॉन और क्वीन इंग्रिड को भेजा जाता है। क्वीन इंग्रिड बहुत ही क्रूर और चालाक महिला है। वो फेरीज से बहुत नफरत करती है और मैलेफिसेंट को देखते ही उसके अंदर पुरानी नफरत जाग उठती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मैलेफिसेंट को भी शादी में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है। वो पहले तो जाने से मना कर देती है, लेकिन ऑरोरा की खातिर वो राजी हो जाती है। शादी के दिन जब मैलेफिसेंट महल पहुंचती है तो पूरा दरबार उसे देखकर डर जाता है। क्वीन इंग्रिड मैलेफिसेंट का स्वागत करती है, लेकिन उसके अंदर बहुत गुस्सा और प्लानिंग चल रही होती है। शादी की रात को डिनर के दौरान क्वीन इंग्रिड मैलेफिसेंट को जानबूझकर प्रोवोक करती है। वो मैलेफिसेंट को पुरानी घटनाएं याद दिलाती है और कहती है कि फेरीज इंसानों के लिए खतरा है। मैलेफिसेंट गुस्से में आ जाती है, लेकिन ऑरोरा की वजह से वो खुद को कंट्रोल करती है। अचानक क्वीन इंग्रिड एक जहर वाली सुई से मैलेफिसेंट को चुभा देती है। ये सुई इतनी खतरनाक होती है कि मैलेफिसेंट बेहोश हो जाती है और उसके पंख भी जहर से प्रभावित हो जाते हैं। मैलेफिसेंट को बचाने के लिए डायवल और अन्य फेरीज उसे मूर्स ले जाते हैं। वहां मैलेफिसेंट की हालत बहुत खराब हो जाती है। उधर क्वीन इंग्रिड पूरे राज्य को बताती है कि मैलेफिसेंट ने हमला किया है और फेरीज इंसानों के दुश्मन हैं। वो फेरीज के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर देती है। मैलेफिसेंट जब होश में आती है तो उसे पता चलता है कि क्वीन इंग्रिड ने फेरीज के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वो बहुत गुस्सा होती है और अपनी पूरी डार्क पावर वापस लौट आती है। अब वो फिर से मिस्ट्रेस ऑफ ऑल इविल बन जाती है। मैलेफिसेंट को पता चलता है कि क्वीन इंग्रिड भी एक फेरी है, लेकिन वो अपनी पावर छुपाकर रखती है। इंग्रिड ने सालों पहले अपनी अपनी बेटी को एक श्राप दिया था, जिसकी वजह से वो इंसान बनी हुई थी। फिल्म में एक नया ट्विस्ट ये आता है कि क्वीन इंग्रिड की असली बेटी बोर्रा नाम की एक पावरफुल डार्क फेरी है, जो मैलेफिसेंट से भी ज्यादा क्रूर है। बोर्रा और उसके साथी डार्क फे बहुत सालों से इंसानों से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। मैलेफिसेंट को अब दो तरफ से खतरा था। एक तरफ क्वीन इंग्रिड की इंसानी सेना और दूसरी तरफ बोर्रा की डार्क फे आर्मी। ऑरोरा दोनों तरफ फंस जाती है। वो मैलेफिसेंट को समझाती है कि युद्ध नहीं बल्कि शांति की जरूरत है, लेकिन मैलेफिसेंट अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। आखिरी लड़ाई बहुत एपिक होती है। मैलेफिसेंट और बोर्रा दोनों मिलकर इंसानी सेना से लड़ती हैं। क्वीन इंग्रिड अपनी सारी डार्क पावर दिखाती है। लड़ाई के दौरान मैलेफिसेंट को पता चलता है कि अगर वो युद्ध जीत भी गई तो ऑरोरा उसे कभी माफ नहीं करेगी। वो ऑरोरा के प्यार की वजह से अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। आखिर में मैलेफिसेंट क्वीन इंग्रिड को हराती है, लेकिन उसे मारती नहीं। वो इंग्रिड को उसके अपने की सजा देते हुए छोड़ देती है। फिल्म का एंडिंग बहुत इमोशनल है। मैलेफिसेंट और ऑरोरा फिर से एक हो जाती हैं। दोनों दुनियाओं के बीच
शांति स्थापित होती है। मालेफिसेंट आखिरकार समझ जाती है कि बदला लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण प्यार और परिवार होता है। ऑरोरा राजकुमारी बनकर दोनों दुनिया को जोड़ने का काम करती है। मालेफिसेंट अब सिर्फ मिस्ट्रेस ऑफ इविल नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टिव मदर और शक्तिशाली गार्जियन बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी मालेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल की पूरी कहानी। पार्ट 1 से ज्यादा डार्क, लेकिन पार्ट 1 जितनी ही इमोशनल। अब आप बताओ, आपको मालेफिसेंट पार्ट 2 में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? क्वीन इंग्रिड की क्रूरता, मालेफिसेंट और बोर्रा की लड़ाई, या आखिरी में मालेफिसेंट का बदलाव? कमेंट में जरूर बताओ। सबसे अच्छी कमेंट को मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। अगर आपको मालेफिसेंट 3 की अपडेट या और कोई डार्क फैंटेसी स्टोरी चाहिए तो कमेंट में लिख दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर। तभी मालेफिसेंट एक नए रूप में सामने आती है, मिस्ट्रेस ऑफ ऑनल इविल। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक कॉय से होती है जिसे वो बचाती है। उसका नाम होता है डायवल। मालेफिसेंट अपनी जादुई शक्तियों से डायवल को कभी इंसान, कभी घोड़ा, कभी ड्रैगन जैसे रूप दे सकती थी। धीरे धीरे डायवल उसका साथी, उसका संदेशवाहक और कुछ हद तक उसका एकमात्र भरोसेमंद दोस्त बन जाता है। समय बीतता है, अब स्टेफन राजा बन चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और एक दिन उसके घर एक बेटी जन्म लेती है, प्रिंसेस ऑरोरा। पूरा राज्य खुशी मना रहा होता है, महल में जश्न का माहौल होता है। ऑरोरा की क्रिश्चियनिंग सेरेमनी रखी जाती है, जहां उसे आशीर्वाद देने के लिए 3 अच्छी फेरीज को बुलाया जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अचानक वहां अंधेरा छा जाता है और एंट्री होती है मालेफिसेंट की। उसका लुक, उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ इतना डरावना और शाही था कि पूरा दरबार सन्न रह जाता है। वो सीधा राजा स्टेफन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सालों का दर्द और बदला दोनों साफ दिखाई देते हैं। फिर वो छोटी सी ऑरोरा को देखती है और उसे एक भयानक श्राप दे देती है। वो कहती है कि ऑरोरा के 16वें जन्मदिन की शाम सूरज डूबने से पहले उसकी उंगली स्पिनिंग व्हील यानी चरखे की सुई से चुभेगी और वो गहरी नींद में चली जाएगी, जैसे मौत। राजा स्टेफन डरकर विनती करता है कि इस श्राप को वापस ले लो, लेकिन मालेफिसेंट इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। फिर भी वह एक छोटी सी शर्त जोड़ती है। यह श्राप तभी टूट सकता है जब ऑरोरा को ट्रू लव्स किस मिले। मालेफिसेंट के लिए यह लगभग नामुमकिन शर्त थी, क्योंकि अब वो ट्रू लव पर यकीन ही नहीं करती थी। राजा स्टेफन तुरंत आदेश देता है कि पूरे राज्य से सभी स्पिनिंग व्हील्स को जला दिया जाए। एक भी चरखा कहीं नहीं बचना चाहिए। इसके बाद वह अपनी बेटी ऑरोरा को महल से दूर छिपाने का फैसला करता है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है 3 फेरीज को, फ्लिटल नॉटग्रास और थिस्लेटविट। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म में इन तीनों फेरीज को थोड़ा मजाकिया और लापरवाह दिखाया गया है। वो अच्छी तो थी, लेकिन बहुत जिम्मेदार नहीं। ऑरोरा को जंगल के बीच एक छोटे से कॉटेज में पाला जाने लगता है। उसकी असली पहचान छुपा दी जाती है। उसे एक आम लड़की की तरह बड़ा किया जाता है, लेकिन मालेफिसेंट ने उसे भुलाया नहीं था। वो दूर से ऑरोरा पर नजर रखती रहती है। शुरू में उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो देखे कि उसका श्राप सही समय पर पूरा हो, लेकिन जैसे जैसे ऑरोरा बड़ी होने लगती है, कहानी बदलने लगती है। तीनों फेरीज ऑरोरा की सही देखभाल नहीं कर पाती। कभी उसे खाना नहीं मिलता, कभी वो मुसीबत में पड़ जाती है, कभी वो अकेली भटकने लगती है और बार बार मालेफिसेंट ही उसे बचाती है, कभी छिपकर, कभी जादू से, कभी दूर से निगरानी करके। ऑरोरा को बचपन से महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। वो मालेफिसेंट को एक नाम भी देती है, माय फेरी गॉड मदर। ये पल बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जिस लड़की पर मालेफिसेंट ने बदले में श्राप दिया था, वही लड़की उसे अपने जीवन की रक्षक मानने लगती है। धीरे धीरे मालेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है। ऑरोरा की मासूमियत, उसकी सच्चाई, उसका प्यार, ये सब मालेफिसेंट के अंदर दबे हुए अच्छे हिस्से को फिर से जगाने लगते हैं। अब ऑरोरा सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं रह जाती, वो मालेफिसेंट के दिल के बहुत करीब आने लगती है। जब ऑरोरा थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी मालेफिसेंट से सीधी मुलाकातें होने लगती हैं। ऑरोरा उससे बिल्कुल नहीं डरती,
बल्कि उसे देखकर खुश होती है। वो उसे अपनापन देती है, भरोसा देती है और बिना किसी डर के उसके पास चली जाती है। यह फिल्म एक बहुत गहरी बात दिखाती है। कभी-कभी जिसे दुनिया मॉन्स्टर कहती है, वही इंसान या प्राणी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला निकलता है। ऑरोरा के साथ समय बिताते बिताते मैलेफिसेंट खुद बदलने लगती है। अब उसे अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होने लगता है। वो कई बार उस कर्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने शब्द इतने शक्तिशाली थे कि वो खुद भी उन्हें वापस नहीं ले सकती थी। यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी बन जाती है। ऑरोरा का 16वां जन्मदिन आ जाता है। यही वो दिन था जिससे सब डर रहे थे। उसी दिन ऑरोरा जंगल में घूमते हुए एक राजकुमार से मिलती है। प्रिंस फिलिप दोनों की मुलाकात प्यारी होती है। उनके बीच हल्की सी केमिस्ट्री बनती है। उधर तीनों फेरीज ऑरोरा को सच बता देती हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी है और अब उसे महल लौटना होगा। ऑरोरा यह सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। फिर उसे ये भी पता चलता है कि मालेफिसेंट ही वही फेरी है जिसने उसे श्राप दिया था। उसका दिल टूट जाता है। ऑरोरा महल लौट आती है। राजा स्टेफन अब पूरी तरह पैरानोइया में जी रहा होता है। वो सालों से मैलेफिसेंट के डर में पागलपन की हद तक बदल चुका होता है। ऑरोरा महल में होती है और तभी श्राप अपना असर दिखाना शुरू करता है। जादू के प्रभाव में ऑरोरा एक बंद कमरे की तरफ खिंचती चली जाती है। वहां एक स्पिनिंग व्हील मौजूद होता है जिसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया था। चरखे की सुई उसकी उंगली में चुभ जाती है और श्राप पूरा हो जाता है। ऑरोरा गहरी नींद में चली जाती है। जब मालेफिसेंट को पता चलता है कि ऑरोरा पर उसका कर्स सचमुच पूरा हो गया है, तो वो टूट जाती है। अब उसे समझ आता है कि बदले में दिया गया उसका फैसला कितना भयानक था। वो डेस्परेट होकर एक रास्ता ढूंढती है। तभी उसे याद आता है कर्स की एकमात्र शर्त ट्रू लव्स किस। वो प्रिंस फिलिप को ढूंढकर लाती है। उसे ऑरोरा के पास ले जाया जाता है। फिलिप ऑरोरा को किस करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि सच ये था कि एक छोटी सी मुलाकात ट्रू लव नहीं बन जाती। फिल्म यहाँ फेरी टेल के सबसे पुराने क्लीशे को तोड़ देती है। अब सब खत्म सा लग रहा था। ऑरोरा सो रही थी। फिलिप की किस काम नहीं आई। मालेफिसेंट पछतावे से भरी हुई थी। फिर मालेफिसेंट ऑरोरा के पास जाती है। वो उसके पास बैठती है, उसे देखती है और पहली बार बिना किसी घमंड, बिना किसी अंधेरे के पूरी सच्चाई से बोलती है। वो मानती है कि उसने गलती की। वो कहती है कि वो कभी भी सच में ऑरोरा को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। वो उससे माफी मांगती है और फिर बहुत प्यार से उसके माथे पर किस करती है। यही फिल्म का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट आता है। ऑरोरा की आंखें खुल जाती हैं, श्राप टूट जाता है, क्योंकि ट्रू लव किसी प्रिंस का रोमांटिक किस नहीं था। वो था मालेफिसेंट का निस्वार्थ मातृत्व से भरा प्यार। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है और सबसे खूबसूरत संदेश भी। ऑरोरा के जागने के बाद कहानी अपने फाइनल फेज में प्रवेश करती है। राजा स्टेफन अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है। उसके लिए अब सिंहासन बेटी राज्य कुछ मायने नहीं रखता। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत और डर में बदल चुकी थी। वो मालेफिसेंट को खत्म करने के लिए जाल बिछाता है। महल में आयरन चेन, सोल्जर्स, वेपन्स सब तैयार रखे जाते हैं, क्योंकि आयरन फेरीज के लिए बहुत खतरनाक होता है। मालेफिसेंट ऑरोरा को बचाने के लिए महल में आती है। वहां उसका सामना सैनिकों से होता है। डायवल उसकी मदद करता है और एक समय पर मालेफिसेंट उसे ड्रैगन में बदल देती है। इसके बाद एक जबरदस्त बैटल सीक्वेंस शुरू होता है, लेकिन लड़ाई के बीच मालेफिसेंट को उसके अपने कटे हुए पंख वापस मिल जाते हैं, जिन्हें स्टेफन ने छुपा कर रखा था। जैसे ही उसके पंख वापस उससे जुड़ते हैं,
मालेफिसेंट फिर से अपनी पूरी शक्ति में लौट आती है। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अंत में उसकी सीधी टक्कर स्टेफन से होती है। स्टेफन उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सच यही था कि वो अपने लालच, डर और पापों से कभी जीत ही नहीं सकता था। आखिरकार संघर्ष के दौरान स्टेफन गिर जाता है और मर जाता है। इस तरह उस बिट्रेयल, ग्रीड और डार्कनेस का अंत हो जाता है जिसने पूरी कहानी को जन्म दिया था। स्टेफन की मौत के बाद इंसानों की दुनिया और मोर्स के बीच दुश्मनी खत्म होने लगती है। ऑरोरा दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन जाती है। वो मालेफिसेंट को सिर्फ एक शक्तिशाली फेरी नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे सच्चा सहारा मानती है। मालेफिसेंट भी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके अंदर का अंधेरा खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब उसे प्यार, माफी और अपनापन दिशा देने लगे हैं। ऑरोरा को क्राउन मिलती है और वो दोनों दुनियाओं में शांति स्थापित करने की कोशिश करती है। मालेफिसेंट आखिरकार अपने पंख, अपनी पहचान और अपने दिल का एक हिस्सा वापस पा लेती है। और यहीं फिल्म खत्म होती है एक ऐसी एंडिंग के साथ जो हमें सिखाती है कि हर विलेन की अपनी कहानी होती है। हर श्राप के पीछे कोई दर्द होता है और कभी-कभी दुनिया का सबसे सच्चा प्यार रोमांटिक नहीं, बल्कि प्रोटेक्टिव और सेल्फलेस होता है। तो दोस्तों, ये थी मालेफिसेंट पार्ट 1 यानी 2014 की पूरी फिल्म की असली कहानी पूरी डिटेल में। अब अगर कोई पूछे ये कौन सी मूवी है, तो उसका जवाब है मालेफिसेंट पार्ट 1। और अगर आप अब तक इस फिल्म को सिर्फ एक इविल फेरी की कहानी समझते थे, तो अब आपको पता चल गया होगा कि असल में ये कहानी एक टूटे हुए दिल, एक गलत बदले और एक अनोखे मदरली लव की कहानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो बार बार पूछते हैं भाई ये कौन सी मूवी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही डार्क फैंटेसी, मूवी स्टोरी एक्सप्लेन्ड और हिडन इमोशनल मीनिंग्स वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। कमेंट में जरूर बताना कि इस फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट आपको कौन सा लगा। स्टेफन का बिट्रेयल ऑरोरा पर लगाया गया, कर्स प्रिंस किस का फेल होना, या मालेफिसेंट का ट्रू लव वाला फॉरहेड किस। अगर कमेंट्स में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अगली वीडियो में मैं लाऊंगा मालेफिसेंट पार्ट 2 की पूरी कहानी हिंदी में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी इनर डार्क फेरी को जगाए रखो। स्टे मैजिकल, स्टे पावरफुल, टेक केयर एंड माय ब्यूटीफुल ऑडियंस। बेल आइकन के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी इनर डार्क फेरी को जगाए रखो उस शानदार मैजिकल फैंटेसी फिल्म की, जिसमें एंजेलिना जॉली ने मालेफिसेंट का आइकॉनिक रोल निभाया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक विलेन की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्यार की, धोखे की, बदले की और सबसे बढ़कर एक ऐसे रिश्ते की जो खून का नहीं था, फिर भी दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा सच्चा निकला। ये वही कहानी है जो हमें पहली नजर में स्लीपिंग ब्यूटी जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि असली सच कुछ और ही था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू से जानते हैं मालेफिसेंट पार्ट 1 की पूरी असली कहानी पूरी डिटेल के साथ। बहुत साल पहले एक जादुई दुनिया द मोर्स नाम की जगह थी। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये एक ऐसी मैजिकल लैंड थी जहाँ हर तरफ खूबसूरत पेड़ पौधे, चमकती नदियाँ, उड़ती हुई परियां, अजीब लेकिन प्यारे जीव और प्रकृति की जादुई ताकतें बसी हुई थी। इस दुनिया में लालच नहीं था, सिंहासन की भूख नहीं थी और न ही इंसानों जैसी सत्ता की लड़ाई। यहाँ हर जीव प्रकृति के साथ जुड़कर रहता था। इसी जादुई दुनिया में रहती थी एक बेहद शक्तिशाली लेकिन उतनी ही दयालु फेरी मालेफिसेंट। मालेफिसेंट बचपन से ही अलग थी। उसके विशाल पंख उसे बाकी फेरीज से अलग बनाते थे। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि बहादुर, बुद्धिमान और अपने संसार की रक्षक भी थी। उसका दिल बहुत साफ था। वो मोर्स के हर जीव की परवाह करती थी और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। उसकी ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका स्वभाव उससे भी बड़ा था। एक दिन मोर्स की सीमा के पास एक छोटा इंसानी लड़का घुस आता है। उसका नाम था स्टेफन। वो वहां किसी अच्छे इरादे से नहीं आया था, असल में वो चोरी करने आया था। मालेफिसेंट उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसे सजा देने के बजाय वो उससे बात करती है। यहीं से दोनों की पहली मुलाकात होती है।
धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। स्टेफन इंसानों की दुनिया से था और मालेफिसेंट जादुई दुनिया से, फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे बचपन में साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं, सपने देखते हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। एक बेहद यादगार पल में स्टेफन मैलेफिसेंट को एक ट्रू लव किस देता है और वही पल मालेफिसेंट के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। उसने यकीन कर लिया था कि स्टेफन ही उसका सच्चा प्यार है। लेकिन यहीं से कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेने लगती है। समय बीतता है, दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन जहां मैलेफिसेंट का दिल अब भी साफ और सच्चा था, वहीं स्टेफन के अंदर कुछ और बढ़ने लगा था एम्बिशन। वो गरीब इंसानी दुनिया से निकला था और अब वो सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वो ऊपर उठना चाहता था, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि कोई उसे छोटा समझ ही न सके। धीरे धीरे स्टेफन मैलेफिसेंट से दूर होने लगता है। उनकी मुलाकातें कम हो जाती हैं और मैलेफिसेंट जो अब भी उसे चाहती थी, शायद ये समझ नहीं पाती कि इंसानों की दुनिया में प्यार से बड़ी चीज अक्सर सत्ता होती है। उधर इंसानों की दुनिया का राजा था किंग हेनरी। वह लालची, घमंडी और शक्ति का भूखा था। जब उसे मूर्स के जादुई संसार के बारे में पता चलता है तो वो उसे जीतना चाहता है। राजा अपनी सेना लेकर मूर्स पर हमला कर देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मूर्स की रक्षा कौन कर रहा है। मैलेफिसेंट सामने आती है, पूरी ताकत, गुस्से और साहस के साथ। वो जंगल के जीवों, पेड़ों और जादुई शक्तियों को अपने साथ लेकर इंसानी सेना का सामना करती है। युद्ध बहुत जबरदस्त होता है। मैलेफिसेंट राजा हेनरी को बुरी तरह घायल कर देती है। राजा जिंदा तो बच जाता है, लेकिन समझ जाता है कि उसे हराने वाली कोई साधारण प्राणी नहीं थी। मरने से पहले वह एक घोषणा करता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार देगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा और साथ ही उसे राजसत्ता और उसकी बेटी से विवाह का अधिकार भी मिलेगा। यहीं से स्टेफन के भीतर का लालच पूरी तरह जाग उठता है। स्टेफन जानता था कि अगर वो मैलेफिसेंट को खत्म कर दे तो उसका सपना पूरा हो सकता है, राजगद्दी, शक्ति, सम्मान, सब कुछ। वो मैलेफिसेंट से मिलने जाता है। बाहर से वो वही पुराना प्यार और अपनापन दिखाता है, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक इरादा छिपा होता है। मैलेफिसेंट उस पर भरोसा करती है क्योंकि उसके लिए स्टेफन अब भी वही लड़का था जिससे उसने प्यार किया था। स्टेफन उसे एक ड्रिंक देता है जिसमें नींद लाने वाली दवा होती है। मैलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। अब यहाँ कहानी का सबसे क्रूर और दर्दनाक हिस्सा आता है। स्टेफन उसे मार नहीं पाता। शायद उसके अंदर प्यार की थोड़ी सी राख अभी बाकी थी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा भयानक काम करता है। वो मैलेफिसेंट के पंख काट देता है। दोस्तों, ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था। उसने उसके पंख नहीं काटे थे, उसने उसकी आजादी छीन ली थी। उसने उसका विश्वास तोड़ा था। उसने उसके अस्तित्व का एक हिस्सा चुरा लिया था। फेरी के लिए उसके पंख उसकी ताकत, उसकी पहचान, उसकी आत्मा जैसे थे। स्टेफन उन कटे हुए पंखों को राजा के पास ले जाकर सबूत के तौर पर पेश करता है। राजा खुश हो जाता है और स्टेफन को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। कुछ समय बाद स्टेफन राजा बन जाता है। जब मैलेफिसेंट होश में आती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पंख अब उसके पास नहीं है। वो दर्द से चीख उठती है। उस पल में सिर्फ उसका शरीर नहीं टूटा था, उसका दिल भी चकनाचूर हो गया था। जिस इंसान को उसने अपना ट्रू लव समझा, उसी ने उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। यहीं से उसकी मासूमियत मर जाती है। अब वो वही पुरानी दयालु फेरी नहीं रहती। उसका दिल अंधेरे से भरने लगता है। वो दुनिया से प्यार कम, नफरत ज्यादा करने लगती है। मैलेफिसेंट एक नए रूप में सामने आती है, मिस्ट्रेस ऑफ ऑनल इविल। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक कॉय से होती है जिसे वो बचाती है। उसका नाम होता है डायवल। मैलेफिसेंट अपनी जादुई शक्तियों से डायवल को कभी इंसान, कभी घोड़ा, कभी ड्रैगन जैसे रूप दे सकती थी। धीरे धीरे डायवल उसका साथी, उसका संदेशवाहक और कुछ हद तक उसका एकमात्र भरोसेमंद दोस्त बन जाता है। समय बीतता है। अब स्टेफन राजा बन चुका है। उसकी शादी हो चुकी है और एक दिन उसके घर एक बेटी जन्म लेती है, प्रिंसेस ऑरोरा। पूरा राज्य खुशी मना रहा होता है। महल में जश्न का माहौल होता है। ऑरोरा की क्रिश्चियनिंग सेरेमनी रखी जाती है, जहां उसे आशीर्वाद देने के लिए 3 अच्छी फेरीज को बुलाया जाता है।
सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अचानक वहां अंधेरा छा जाता है और एंट्री होती है मालेफिसेंट की। उसका लुक, उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ इतना डरावना और शाही था कि पूरा दरबार सन्न रह जाता है। वो सीधा राजा स्टेफन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सालों का दर्द और बदला दोनों साफ दिखाई देते हैं। फिर वो छोटी सी ऑरोरा को देखती है और उसे एक भयानक श्राप दे देती है। वो कहती है कि ऑरोरा के 16वें जन्मदिन की शाम सूरज डूबने से पहले उसकी उंगली स्पिनिंग व्हील यानी चरखे की सुई से चुभेगी और वो गहरी नींद में चली जाएगी, जैसे मौत। राजा स्टेफन डरकर विनती करता है कि इस श्राप को वापस ले लो, लेकिन मालेफिसेंट इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। फिर भी वह एक छोटी सी शर्त जोड़ती है। यह श्राप तभी टूट सकता है जब ऑरोरा को ट्रू लव्स किस मिले। मालेफिसेंट के लिए यह लगभग नामुमकिन शर्त थी, क्योंकि अब वो ट्रू लव पर यकीन ही नहीं करती थी। राजा स्टेफन तुरंत आदेश देता है कि पूरे राज्य से सभी स्पिनिंग व्हील्स को जला दिया जाए। एक भी चरखा कहीं नहीं बचना चाहिए। इसके बाद वह अपनी बेटी ऑरोरा को महल से दूर छिपाने का फैसला करता है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है 3 फेरीज को, फ्लिटल नॉटग्रास और थिस्लेटविट। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म में इन तीनों फेरीज को थोड़ा मजाकिया और लापरवाह दिखाया गया है। वो अच्छी तो थी, लेकिन बहुत जिम्मेदार नहीं। ऑरोरा को जंगल के बीच एक छोटे से कॉटेज में पाला जाने लगता है। उसकी असली पहचान छुपा दी जाती है। उसे एक आम लड़की की तरह बड़ा किया जाता है, लेकिन मालेफिसेंट ने उसे भुलाया नहीं था। वो दूर से ऑरोरा पर नजर रखती रहती है। शुरू में उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो देखे कि उसका श्राप सही समय पर पूरा हो, लेकिन जैसे जैसे ऑरोरा बड़ी होने लगती है, कहानी बदलने लगती है। तीनों फेरीज ऑरोरा की सही देखभाल नहीं कर पाती। कभी उसे खाना नहीं मिलता, कभी वो मुसीबत में पड़ जाती है, कभी वो अकेली भटकने लगती है और बार बार मालेफिसेंट ही उसे बचाती है, कभी छिपकर, कभी जादू से, कभी दूर से निगरानी करके। ऑरोरा को बचपन से महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। वो मालेफिसेंट को एक नाम भी देती है, माय फेरी गॉड मदर। ये पल बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जिस लड़की पर मालेफिसेंट ने बदले में श्राप दिया था, वही लड़की उसे अपने जीवन की रक्षक मानने लगती है। धीरे धीरे मालेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है। ऑरोरा की मासूमियत, उसकी सच्चाई, उसका प्यार, ये सब मालेफिसेंट के अंदर दबे हुए अच्छे हिस्से को फिर से जगाने लगते हैं। अब ऑरोरा सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं रह जाती, वो मालेफिसेंट के दिल के बहुत करीब आने लगती है। जब ऑरोरा थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी मालेफिसेंट से सीधी मुलाकातें होने लगती हैं। ऑरोरा उससे बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि उसे देखकर खुश होती है। वो उसे अपनापन देती है, भरोसा देती है और बिना किसी डर के उसके पास चली जाती है। यहाँ फिल्म एक बहुत गहरी बात दिखाती है। कभी कभी जिसे दुनिया मॉन्स्टर कहती है, वही इंसान या प्राणी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला निकलता है। ऑरोरा के साथ समय बिताते बिताते मालेफिसेंट खुद बदलने लगती है। अब उसे अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होने लगता है। वो कई बार उस कर्ज को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने शब्द इतने शक्तिशाली थे कि वो खुद भी उन्हें वापस नहीं ले सकती थी। यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी बन जाती है। ऑरोरा का 16वां जन्मदिन आ जाता है। यही वो दिन था जिससे सब डर रहे थे। उसी दिन ऑरोरा जंगल में घूमते हुए एक राजकुमार से मिलती है। प्रिंस फिलिप। दोनों की मुलाकात प्यारी होती है। उनके बीच हल्की सी केमिस्ट्री बनती है। उधर तीनों फेरीज ऑरोरा को सच बता देती है कि वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक राजकुमारी है और अब उसे महल लौटना होगा। ऑरोरा यह सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। फिर उसे ये भी पता चलता है कि मालेफिसेंट ही वही फेरी है जिसने उसे श्राप दिया था। उसका दिल टूट जाता है। ऑरोरा महल लौट आती है। राजा स्टेफन अब पूरी तरह पैरानोइया में जी रहा होता है। वो सालों से मालेफिसेंट के डर में पागलपन की हद तक बदल चुका होता है। ऑरोरा महल में होती है और तभी श्राप अपना असर दिखाना शुरू करता है। जादू के प्रभाव में ऑरोरा एक बंद कमरे की तरफ खिंचती चली जाती है। वहां एक स्पिनिंग व्हील मौजूद होता है जिसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया था।
चरखे की सुई उसकी उंगली में चुभ जाती है और श्राप पूरा हो जाता है। ऑरोरा गहरी नींद में चली जाती है। जब मालेफिसेंट को पता चलता है कि ऑरोरा पर उसका कर्ज सचमुच पूरा हो गया है, तो वो टूट जाती है। अब उसे समझ आता है कि बदले में दिया गया उसका फैसला कितना भयानक था। वो डेस्परेट होकर एक रास्ता ढूंढती है। तभी उसे याद आता है कर्ज की एकमात्र शर्त ट्रू लव्स किस। वो प्रिंस फिलिप को ढूंढकर लाती है। उसे ऑरोरा के पास ले जाया जाता है। फिलिप ऑरोरा को किस करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि सच ये था कि एक छोटी सी मुलाकात ट्रू लव नहीं बन जाती। फिल्म यहाँ फेरी टेल के सबसे पुराने क्लीशे को तोड़ देती है। अब सब खत्म सा लग रहा था। ऑरोरा सो रही थी। फिलिप की किस काम नहीं आई। मालेफिसेंट पछतावे से भरी हुई थी। फिर मालेफिसेंट ऑरोरा के पास जाती है। वो उसके पास बैठती है, उसे देखती है और पहली बार बिना किसी घमंड, बिना किसी अंधेरे के पूरी सच्चाई से बोलती है। वो मानती है कि उसने गलती की। वो कहती है कि वो कभी भी सच में ऑरोरा को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। वो उससे माफी मांगती है और फिर बहुत प्यार से उसके माथे पर किस करती है। यही फिल्म का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट आता है। ऑरोरा की आंखें खुल जाती हैं, श्राप टूट जाता है, क्योंकि ट्रू लव किसी प्रिंस का रोमांटिक किस नहीं था। वो था मालेफिसेंट का निस्वार्थ मातृत्व से भरा प्यार। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है और सबसे खूबसूरत संदेश भी। ऑरोरा के जागने के बाद कहानी अपने फाइनल फेज में प्रवेश करती है। राजा स्टेफन अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है। उसके लिए अब सिंहासन बेटी राज्य कुछ मायने नहीं रखता। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत और डर में बदल चुकी थी। वो मालेफिसेंट को खत्म करने के लिए जाल बिछाता है। महल में आयरन चेन, सोल्जर्स, वेपन्स सब तैयार रखे जाते हैं, क्योंकि आयरन फेरीज के लिए बहुत खतरनाक होता है। मालेफिसेंट ऑरोरा को बचाने के लिए महल में आती है। वहां उसका सामना सैनिकों से होता है। डायवल उसकी मदद करता है और एक समय पर मालेफिसेंट उसे ड्रैगन में बदल देती है। इसके बाद एक जबरदस्त बैटल सीक्वेंस शुरू होता है, लेकिन लड़ाई के बीच मालेफिसेंट को उसके अपने कटे हुए पंख वापस मिल जाते हैं, जिन्हें स्टेफन ने छुपा कर रखा था। जैसे ही उसके पंख वापस उससे जुड़ते हैं, मालेफिसेंट फिर से अपनी पूरी शक्ति में लौट आती है। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अंत में उसकी सीधी टक्कर स्टेफन से होती है। स्टेफन उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सच यही था कि वो अपने लालच, डर और पापों से कभी जीत ही नहीं सकता था। आखिरकार संघर्ष के दौरान स्टेफन गिर जाता है और मर जाता है। इस तरह उस बिट्रेयल, ग्रीड और डार्कनेस का अंत हो जाता है, जिसने पूरी कहानी को जन्म दिया था। स्टेफन की मौत के बाद इंसानों की दुनिया और मोर्स के बीच दुश्मनी खत्म होने लगती है। ऑरोरा दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन जाती है। वो मालेफिसेंट को सिर्फ एक शक्तिशाली फेरी नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे सच्चा सहारा मानती है। मालेफिसेंट भी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके अंदर का अंधेरा खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब उसे प्यार, माफी और अपनापन दिशा देने लगे हैं। ऑरोरा को क्राउन मिलती है और वो दोनों दुनियाओं में शांति स्थापित करने की कोशिश करती है। मालेफिसेंट आखिरकार अपने पंख, अपनी पहचान और अपने दिल का एक हिस्सा वापस पा लेती है। और यहीं फिल्म खत्म होती है एक ऐसी एंडिंग के साथ जो हमें सिखाती है कि हर विलेन की अपनी कहानी होती है। हर श्राप के पीछे कोई दर्द होता है और कभी-कभी दुनिया का सबसे सच्चा प्यार रोमांटिक नहीं, बल्कि प्रोटेक्टिव और सेल्फलेस होता है। तो दोस्तों, ये थी मालेफिसेंट पार्ट 1 यानी 2014 की पूरी फिल्म की असली कहानी पूरी डिटेल में। अब अगर कोई पूछे ये कौन सी मूवी है, तो उसका जवाब है इस हुई उस शानदार डार्क फैंटेसी फिल्म की, जिसमें एंजेलिना जॉली ने मालेफिसेंट का आइकॉनिक रोल निभाया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक विलेन की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्यार की, धोखे की, बदले की और सबसे बढ़कर एक ऐसे रिश्ते की जो खून का नहीं था, फिर भी दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा सच्चा निकला। ये वही कहानी है जो हमें पहली नजर में स्लीपिंग ब्यूटी जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हमें पता चलता है कि असली सच कुछ और ही था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू से जानते हैं मालेफिसेंट पार्ट 1 की पूरी असली कहानी पूरी डिटेल के साथ।
बहुत साल पहले एक जादुई दुनिया द मूर्स नाम की जगह थी। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। ये एक ऐसी मैजिकल लैंड थी जहाँ हर तरफ खूबसूरत पेड़ पौधे, चमकती नदियाँ, उड़ती हुई परियां, अजीब लेकिन प्यारे जीव और प्रकृति की जादुई ताकतें बसी हुई थीं। इस दुनिया में लालच नहीं था, सिंहासन की भूख नहीं थी और न ही इंसानों जैसी सत्ता की लड़ाई। यहाँ हर जीव प्रकृति के साथ जुड़कर रहता था। इसी जादुई दुनिया में रहती थी एक बेहद शक्तिशाली लेकिन उतनी ही दयालु फेरी मालेफिसेंट। मालेफिसेंट बचपन से ही अलग थी। उसके विशाल पंख उसे बाकी फेरीज से अलग बनाते थे। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि बहादुर, बुद्धिमान और अपने संसार की रक्षक भी थी। उसका दिल बहुत साफ था। वो मूर्स के हर जीव की परवाह करती थी और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। उसकी ताकत बहुत बड़ी थी लेकिन उसका स्वभाव उससे भी बड़ा था। एक दिन मूर्स की सीमा के पास एक छोटा इंसानी लड़का घुस आता है। उसका नाम था स्टेफन। वो वहां किसी अच्छे इरादे से नहीं आया था। असल में वो चोरी करने आया था। मालेफिसेंट उसे पकड़ लेती है लेकिन उसे सजा देने के बजाय वो उससे बात करती है। यहीं से दोनों की पहली मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। स्टेफन इंसानों की दुनिया से था और मालेफिसेंट जादुई दुनिया से। फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे बचपन में साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं, सपने देखते हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। एक बेहद यादगार पल में स्टेफन मालेफिसेंट को एक ट्रू लव किस देता है और वही पल मालेफिसेंट के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। उसने यकीन कर लिया था कि स्टेफन ही उसका सच्चा प्यार है। लेकिन यहीं से कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेने लगती है। समय बीतता है, दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन जहां मालेफिसेंट का दिल अब भी साफ और सच्चा था, वहीं स्टेफन के अंदर कुछ और बढ़ने लगा था एम्बिशन। वो गरीब इंसानी दुनिया से निकला था और अब वो सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वो ऊपर उठना चाहता था, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि कोई उसे छोटा समझ ही न सके। धीरे धीरे स्टेफन मालेफिसेंट से दूर होने लगता है। उनकी मुलाकातें कम हो जाती हैं और मालेफिसेंट जो अब भी उसे चाहती थी, शायद ये समझ नहीं पाती कि इंसानों की दुनिया में प्यार से बड़ी चीज अक्सर सत्ता होती है। उधर इंसानों की दुनिया का राजा था किंग हेनरी। वह लालची, घमंडी और शक्ति का भूखा था। जब उसे मूर्स के जादुई संसार के बारे में पता चलता है तो वो उसे जीतना चाहता है। राजा अपनी सेना लेकर मूर्स पर हमला कर देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मूर्स की रक्षा कौन कर रहा है। मालेफिसेंट सामने आती है, पूरी ताकत, गुस्से और साहस के साथ। वो जंगल के जीवों, पेड़ों और जादुई शक्तियों को अपने साथ लेकर इंसानी सेना का सामना करती है। युद्ध बहुत जबरदस्त होता है। मालेफिसेंट राजा हेनरी को बुरी तरह घायल कर देती है। राजा जिंदा तो बच जाता है, लेकिन समझ जाता है कि उसे हराने वाली कोई साधारण प्राणी नहीं थी। मरने से पहले वह एक घोषणा करता है, जो भी मालेफिसेंट को मार देगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा और साथ ही उसे राजसत्ता और उसकी बेटी से विवाह का अधिकार भी मिलेगा। यहीं से स्टेफन के भीतर का लालच पूरी तरह जाग उठता है। स्टेफन जानता था कि अगर वो मालेफिसेंट को खत्म कर दे तो उसका सपना पूरा हो सकता है, राजगद्दी, शक्ति, सम्मान, सब कुछ। वो मालेफिसेंट से मिलने जाता है। बाहर से वो वही पुराना प्यार और अपनापन दिखाता है, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक इरादा छिपा होता है। मालेफिसेंट उस पर भरोसा करती है क्योंकि उसके लिए स्टेफन अब भी वही लड़का था जिससे उसने प्यार किया था। स्टेफन उसे एक ड्रिंक देता है जिसमें नींद लाने वाली दवा होती है। मालेफिसेंट बेहोश हो जाती है। अब यहाँ कहानी का सबसे क्रूर और दर्दनाक हिस्सा आता है। स्टेफन उसे मार नहीं पाता। शायद उसके अंदर प्यार की थोड़ी सी राख अभी बाकी थी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा भयानक काम करता है। वो मालेफिसेंट के पंख काट देता है। दोस्तों, ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था। उसने उसके पंख नहीं काटे थे, उसने उसकी आजादी छीन ली थी। उसने उसका विश्वास तोड़ा था। उसने उसके अस्तित्व का एक हिस्सा चुरा लिया था। फेरी के लिए उसके पंख, उसकी ताकत, उसकी पहचान, उसकी आत्मा जैसे थे। स्टेफन उन कटे हुए पंखों को राजा के पास ले जाकर सबूत के तौर पर पेश करता है। राजा खुश हो जाता है और स्टेफन को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। कुछ समय बाद स्टेफन राजा बन जाता है।
जब मालेफिसेंट होश में आती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पंख अब उसके पास नहीं है। वो दर्द से चीख उठती है। उस पल में सिर्फ उसका शरीर नहीं टूटा था, उसका दिल भी चकनाचूर हो गया था। जिस इंसान को उसने अपना ट्रू लव समझा, उसी ने उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। यहीं से उसकी मासूमियत मर जाती है। अब वो वही पुरानी दयालु फेरी नहीं रहती। उसका दिल अंधेरे से भरने लगता है। वो दुनिया से प्यार कम, नफरत ज्यादा करने लगती है। मालेफिसेंट एक नए रूप में सामने आती है, मिस्ट्रेस ऑफ ऑनल इविल। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक कॉय से होती है जिसे वो बचाती है। उसका नाम होता है डायवल। मालेफिसेंट अपनी जादुई शक्तियों से डायवल को कभी इंसान, कभी घोड़ा, कभी ड्रैगन जैसे रूप दे सकती थी। धीरे धीरे डायवल उसका साथी, उसका संदेशवाहक और कुछ हद तक उसका एकमात्र भरोसेमंद दोस्त बन जाता है। समय बीतता है। अब स्टेफन राजा बन चुका है, उसकी शादी हो चुकी है और एक दिन उसके घर एक बेटी जन्म लेती है, प्रिंसेस ऑरोरा। पूरा राज्य खुशी मना रहा होता है। महल में जश्न का माहौल होता है। ऑरोरा की क्रिश्चियनिंग सेरेमनी रखी जाती है, जहां उसे आशीर्वाद देने के लिए 3 अच्छी फेरीज को बुलाया जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अचानक वहां अंधेरा छा जाता है और एंट्री होती है मालेफिसेंट की। उसका लुक, उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ इतना डरावना और शाही था कि पूरा दरबार सन्न रह जाता है। वो सीधा राजा स्टेफन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सालों का दर्द और बदला दोनों साफ दिखाई देते हैं। फिर वो छोटी सी ऑरोरा को देखती है और उसे एक भयानक श्राप दे देती है। वो कहती है कि ऑरोरा के 16वें जन्मदिन की शाम सूरज डूबने से पहले उसकी उंगली स्पिनिंग व्हील यानी चरखे की सुई से चुभेगी और वो गहरी नींद में चली जाएगी, जैसे मौत। राजा स्टेफन डरकर विनती करता है कि इस श्राप को वापस ले लो, लेकिन मालेफिसेंट इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। फिर भी वह एक छोटी सी शर्त जोड़ती है। यह श्राप तभी टूट सकता है जब ऑरोरा को ट्रू लव्स किस मिले। मालेफिसेंट के लिए यह लगभग नामुमकिन शर्त थी, क्योंकि अब वो ट्रू लव पर यकीन ही नहीं करती थी। राजा स्टेफन तुरंत आदेश देता है कि पूरे राज्य से सभी स्पिनिंग व्हील्स को जला दिया जाए। एक भी चरखा कहीं नहीं बचना चाहिए। इसके बाद वह अपनी बेटी ऑरोरा को महल से दूर छिपाने का फैसला करता है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है 3 फेरीज को, फ्लिटल, नॉटग्रास और थिस्लेटविट। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म में इन तीनों फेरीज को थोड़ा मजाकिया और लापरवाह दिखाया गया है। वो अच्छी तो थी, लेकिन बहुत जिम्मेदार नहीं। ऑरोरा को जंगल के बीच एक छोटे से कॉटेज में पाला जाने लगता है। उसकी असली पहचान छुपा दी जाती है। उसे एक आम लड़की की तरह बड़ा किया जाता है, लेकिन मालेफिसेंट ने उसे भुलाया नहीं था। वो दूर से ऑरोरा पर नजर रखती रहती है। शुरू में उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो देखे कि उसका श्राप सही समय पर पूरा हो, लेकिन जैसे जैसे ऑरोरा बड़ी होने लगती है, कहानी बदलने लगती है। तीनों फेरीज ऑरोरा की सही देखभाल नहीं कर पाती। कभी उसे खाना नहीं मिलता, कभी वो मुसीबत में पड़ जाती है, कभी वो अकेली भटकने लगती है और बार बार मालेफिसेंट ही उसे बचाती है, कभी छिपकर, कभी जादू से, कभी दूर से निगरानी करके। ऑरोरा को बचपन से महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। वो मालेफिसेंट को एक नाम भी देती है, माय फेरी गॉड मदर। ये पल बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जिस लड़की पर मालेफिसेंट ने बदले में श्राप दिया था, वही लड़की उसे अपने जीवन की रक्षक मानने लगती है। धीरे धीरे मालेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है। ऑरोरा की मासूमियत, उसकी सच्चाई, उसका प्यार, ये सब मालेफिसेंट के अंदर दबे हुए अच्छे हिस्से को फिर से जगाने लगते हैं। अब ऑरोरा सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं रह जाती, वो मालेफिसेंट के दिल के बहुत करीब आने लगती है। जब ऑरोरा थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी मालेफिसेंट से सीधी मुलाकातें होने लगती हैं। ऑरोरा उससे बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि उसे देखकर खुश होती है। वो उसे अपनापन देती है, भरोसा देती है और बिना किसी डर के उसके पास चली जाती है। यहाँ फिल्म एक बहुत गहरी बात दिखाती है। कभी कभी जिसे दुनिया मॉन्स्टर कहती है, वही इंसान या प्राणी सबसे ज्यादा प्यार करने वाला निकलता है। ऑरोरा के साथ समय बिताते बिताते मालेफिसेंट खुद बदलने लगती है। अब उसे अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होने लगता है।
वो कई बार उस कर्ज को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने शब्द इतने शक्तिशाली थे कि वो खुद भी उन्हें वापस नहीं ले सकती थी। यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी बन जाती है। ऑरोरा का 16वां जन्मदिन आ जाता है। यही वो दिन था जिससे सब डर रहे थे। उसी दिन ऑरोरा जंगल में घूमते हुए एक राजकुमार से मिलती है। प्रिंस फिलिप दोनों की मुलाकात प्यारी होती है। उनके बीच हल्की सी केमिस्ट्री बनती है। उधर तीनों फेरीज ऑरोरा को सच बता देती है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी है और अब उसे महल लौटना होगा। ऑरोरा यह सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। फिर उसे ये भी पता चलता है कि मालेफिसेंट ही वही फेरी है जिसने उसे श्राप दिया था। उसका दिल टूट जाता है। ऑरोरा महल लौट आती है। राजा स्टेफन अब पूरी तरह पैरानोइया में जी रहा होता है। वो सालों से मालेफिसेंट के डर में पागलपन की हद तक बदल चुका होता है। ऑरोरा महल में होती है और तभी श्राप अपना असर दिखाना शुरू करता है। जादू के प्रभाव में ऑरोरा एक बंद कमरे की तरफ खिंचती चली जाती है। वहां एक स्पिनिंग व्हील मौजूद होता है जिसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया था। चरखे की सुई उसकी उंगली में चुभ जाती है और श्राप पूरा हो जाता है। ऑरोरा गहरी नींद में चली जाती है। जब मालेफिसेंट को पता चलता है कि ऑरोरा पर उसका कर्ज सचमुच पूरा हो गया है तो वो टूट जाती है। अब उसे समझ आता है कि बदले में दिया गया उसका फैसला कितना भयानक था। वो डेस्परेट होकर एक रास्ता ढूंढती है। तभी उसे याद आता है कर्ज की एकमात्र शर्त ट्रू लव्स किस। वो प्रिंस फिलिप को ढूंढकर लाती है। उसे ऑरोरा के पास ले जाया जाता है। फिलिप ऑरोरा को किस करता है लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि सच ये था कि एक छोटी सी मुलाकात ट्रू लव नहीं बन जाती। फिल्म यहाँ फेरी टेल के सबसे पुराने क्लीशे को तोड़ देती है। अब सब खत्म सा लग रहा था। ऑरोरा सो रही थी। फिलिप की किस काम नहीं आई। मालेफिसेंट पछतावे से भरी हुई थी। फिर मालेफिसेंट ऑरोरा के पास जाती है। वो उसके पास बैठती है, उसे देखती है और पहली बार बिना किसी घमंड, बिना किसी अंधेरे के पूरी सच्चाई से बोलती है। वो मानती है कि उसने गलती की। वो कहती है कि वो कभी भी सच में ऑरोरा को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। वो उससे माफी मांगती है और फिर बहुत प्यार से उसके माथे पर किस करती है। यही फिल्म का सबसे इमोशनल और पावरफुल मोमेंट आता है। ऑरोरा की आंखें खुल जाती हैं, श्राप टूट जाता है, क्योंकि ट्रू लव किसी प्रिंस का रोमांटिक किस नहीं था। वो था मालेफिसेंट का निस्वार्थ मातृत्व से भरा प्यार। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है और सबसे खूबसूरत संदेश भी। ऑरोरा के जागने के बाद कहानी अपने फाइनल फेज में प्रवेश करती है। राजा स्टेफन अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है। उसके लिए अब सिंहासन बेटी राज्य कुछ मायने नहीं रखता। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत और डर में बदल चुकी थी। वो मालेफिसेंट को खत्म करने के लिए जाल बिछाता है। महल में आयरन चेन, सोल्जर्स, वेपन्स सब तैयार रखे जाते हैं, क्योंकि आयरन फेरीज के लिए बहुत खतरनाक होता है। मालेफिसेंट ऑरोरा को बचाने के लिए महल में आती है। वहां उसका सामना सैनिकों से होता है। डाइवल उसकी मदद करता है और एक समय पर मालेफिसेंट उसे ड्रैगन में बदल देती है। इसके बाद एक जबरदस्त बैटल सीक्वेंस शुरू होता है, लेकिन लड़ाई के बीच मालेफिसेंट को उसके अपने कटे हुए पंख वापस मिल जाते हैं, जिन्हें स्टेफन ने छुपा कर रखा था। जैसे ही उसके पंख वापस उससे जुड़ते हैं, मालेफिसेंट फिर से अपनी पूरी शक्ति में लौट आती है। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अंत में उसकी सीधी टक्कर स्टेफन से होती है। स्टेफन उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सच यही था कि वो अपने लालच, डर और पापों से कभी जीत ही नहीं सकता था। आखिरकार संघर्ष के दौरान स्टेफन गिर जाता है और मर जाता है। इस तरह उस बिट्रेयल, ग्रीड और डार्कनेस का अंत हो जाता है, जिसने पूरी कहानी को जन्म दिया था। स्टेफन की मौत के बाद इंसानों की दुनिया और मोर्स के बीच दुश्मनी खत्म होने लगती है। ऑरोरा दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन जाती है। वो मालेफिसेंट को सिर्फ एक शक्तिशाली फेरी नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे सच्चा सहारा मानती है। मालेफिसेंट भी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके अंदर का अंधेरा खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब उसे प्यार, माफी और अपनापन दिशा देने लगे हैं। ऑरोरा को क्राउन मिलती है
और वो दोनों दुनियाओं में शांति स्थापित करने की कोशिश करती है। मालेफिसेंट आखिरकार अपने पंख, अपनी पहचान और अपने दिल का एक हिस्सा वापस पा लेती है। और यहीं फिल्म खत्म होती है एक ऐसी एंडिंग के साथ जो हमें सिखाती है कि हर विलेन की अपनी कहानी होती है, हर श्राप के पीछे कोई दर्द होता है और कभी-कभी दुनिया का सबसे सच्चा प्यार रोमांटिक नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव और सेल्फलेस होता है। तो दोस्तों, ये थी मालेफिसेंट पार्ट 1 यानी 2014 की पूरी फिल्म की असली कहानी पूरी डिटेल में। अब अगर कोई पूछे ये कौन सी मूवी है तो उसका जवाब है इस हुई उस शानदार डार्क फैंटेसी फिल्म की जिसमें एंजेलिना जॉली ने मालेफिसेंट का आइकॉनिक रोल निभाया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक विलेन की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्यार की, धोखे की, बदले की और सबसे बढ़कर एक ऐसे रिश्ते की जो खून का नहीं था फिर भी दुनिया के हर रिश्ते से ज्यादा सच्चा निकला। ये वही कहानी है जो हमें पहली नजर में स्लीपिंग ब्यूटी जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि असली सच कुछ और ही था। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू से जानते हैं मैलेफिसेंट पार्ट 1 की पूरी असली कहानी पूरी डिटेल के साथ। बहुत साल पहले एक जादुई दुनिया द मोर्स नाम की जगह थी। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये एक ऐसी मैजिकल लैंड थी जहाँ हर तरफ खूबसूरत पेड़ पौधे, चमकती नदियाँ, उड़ती हुई परियां, अजीब लेकिन प्यारे जीव और प्रकृति की जादुई ताकतें बसी हुई थी। इस दुनिया में लालच नहीं था, सिंहासन की भूख नहीं थी और न ही इंसानों जैसी सत्ता की लड़ाई। यहाँ हर जीव प्रकृति के साथ जुड़कर रहता था। इसी जादुई दुनिया में रहती थी एक बेहद शक्तिशाली लेकिन उतनी ही दयालु फेरी मालेफिसेंट। मालेफिसेंट बचपन से ही अलग थी। उसके विशाल पंख उसे बाकी फेरीज से अलग बनाते थे। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी बल्कि बहादुर, बुद्धिमान और अपने संसार की रक्षक भी थी। उसका दिल बहुत साफ था। वो मोर्स के हर जीव की परवाह करती थी और किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। उसकी ताकत बहुत बड़ी थी लेकिन उसका स्वभाव उससे भी बड़ा था। एक दिन मोर्स की सीमा के पास एक छोटा इंसानी लड़का घुस आता है। उसका नाम था स्टेफन। वो वहां किसी अच्छे इरादे से नहीं आया था, असल में वो चोरी करने आया था। मालेफिसेंट उसे पकड़ लेती है लेकिन उसे सजा देने के बजाय वो उससे बात करती है। यहीं से दोनों की पहली मुलाकात होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। स्टेफन इंसानों की दुनिया से था और मालेफिसेंट जादुई दुनिया से। फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे बचपन में साथ समय बिताते हैं, बातें करते हैं, सपने देखते हैं। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। एक बेहद यादगार पल में स्टेफन मैलेफिसेंट को एक ट्रू लव किस देता है और वही पल मालेफिसेंट के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। उसने यकीन कर लिया था कि स्टेफन ही उसका सच्चा प्यार है। लेकिन यहीं से कहानी एक दर्दनाक मोड़ लेने लगती है। समय बीतता है, दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन जहां मैलेफिसेंट का दिल अब भी साफ और सच्चा था, वहीं स्टेफन के अंदर कुछ और बढ़ने लगा था एम्बिशन। वो गरीब इंसानी दुनिया से निकला था और अब वो सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वो ऊपर उठना चाहता था, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि कोई उसे छोटा समझ ही न सके। धीरे धीरे स्टेफन मैलेफिसेंट से दूर होने लगता है। उनकी मुलाकातें कम हो जाती हैं और मैलेफिसेंट जो अब भी उसे चाहती थी, शायद ये समझ नहीं पाती कि इंसानों की दुनिया में प्यार से बड़ी चीज अक्सर सत्ता होती है। उधर इंसानों की दुनिया का राजा था किंग हेनरी। वह लालची, घमंडी और शक्ति का भूखा था। जब उसे मोर्स के जादुई संसार के बारे में पता चलता है तो वो उसे जीतना चाहता है। राजा अपनी सेना लेकर मोर्स पर हमला कर देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मोर्स की रक्षा कौन कर रहा है। मालेफिसेंट सामने आती है, पूरी ताकत, गुस्से और साहस के साथ वो जंगल के जीवों, पेड़ों और जादुई शक्तियों को अपने साथ लेकर इंसानी सेना का सामना करती है। युद्ध बहुत जबरदस्त होता है। मालेफिसेंट राजा हेनरी को बुरी तरह घायल कर देती है। राजा जिंदा तो बच जाता है, लेकिन समझ जाता है कि उसे हराने वाली कोई साधारण प्राणी नहीं थी। मरने से पहले वह एक घोषणा करता है, जो भी मालेफिसेंट को मार देगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा और साथ ही उसे राजसत्ता और उसकी बेटी से विवाह का अधिकार भी मिलेगा। यहीं से स्टेफन के भीतर का लालच
पूरी तरह जाग उठता है। स्टेफन जानता था कि अगर वो मालेफिसेंट को खत्म कर दे तो उसका सपना पूरा हो सकता है, राजगद्दी, शक्ति, सम्मान, सब कुछ। वो मालेफिसेंट से मिलने जाता है। बाहर से वो वही पुराना प्यार और अपनापन दिखाता है, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक इरादा छिपा होता है। मालेफिसेंट उस पर भरोसा करती है क्योंकि उसके लिए स्टेफन अब भी वही लड़का था जिससे उसने प्यार किया था। स्टेफन उसे एक ड्रिंक देता है जिसमें नींद लाने वाली दवा होती है। मालेफिसेंट बेहोश हो जाती है। अब यहाँ कहानी का सबसे क्रूर और दर्दनाक हिस्सा आता है। स्टेफन उसे मार नहीं पाता। शायद उसके अंदर प्यार की थोड़ी सी राख अभी बाकी थी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा भयानक काम करता है। वो मालेफिसेंट के पंख काट देता है। दोस्तों, ये सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था। उसने उसके पंख नहीं काटे थे, उसने उसकी आजादी छीन ली थी। उसने उसका विश्वास तोड़ा था। उसने उसके अस्तित्व का एक हिस्सा चुरा लिया था। फेरी के लिए उसके पंख उसकी ताकत, उसकी पहचान, उसकी आत्मा जैसे थे। स्टेफन उन कटे हुए पंखों को राजा के पास ले जाकर सबूत के तौर पर पेश करता है। राजा खुश हो जाता है और स्टेफन को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। कुछ समय बाद स्टेफन राजा बन जाता है। जब मालेफिसेंट होश में आती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पंख अब उसके पास नहीं है। वो दर्द से चीख उठती है। उस पल में सिर्फ उसका शरीर नहीं टूटा था, उसका दिल भी चकनाचूर हो गया था। जिस इंसान को उसने अपना ट्रू लव समझा, उसी ने उसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। यहीं से उसकी मासूमियत मर जाती है। अब वो वही पुरानी दयालु फेरी नहीं रहती। उसका दिल अंधेरे से भरने लगता है। वो दुनिया से प्यार कम, नफरत ज्यादा करने लगती है। मालेफिसेंट एक नए रूप में सामने आती है, मिस्ट्रेस ऑफ ऑनल इविल। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक कॉय से होती है जिसे वो बचाती है। उसका नाम होता है डायवल। मालेफिसेंट अपनी जादुई शक्तियों से डायवल को कभी इंसान, कभी घोड़ा, कभी ड्रैगन जैसे रूप दे सकती थी। धीरे धीरे डायवल उसका साथी, उसका संदेशवाहक और कुछ हद तक उसका एकमात्र भरोसेमंद दोस्त बन जाता है। समय बीतता है। अब स्टेफन राजा बन चुका है। उसकी शादी हो चुकी है और एक दिन उसके घर एक बेटी जन्म लेती है, प्रिंसेस ऑरोरा। पूरा राज्य खुशी मना रहा होता है। महल में जश्न का माहौल होता है। ऑरोरा की क्रिश्चियनिंग सेरेमनी रखी जाती है, जहां उसे आशीर्वाद देने के लिए 3 अच्छी फेरीज को बुलाया जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी अचानक वहां अंधेरा छा जाता है और एंट्री होती है मालेफिसेंट की। उसका लुक, उसकी चाल, उसकी आवाज, सब कुछ इतना डरावना और शाही था कि पूरा दरबार सन्न रह जाता है। वो सीधा राजा स्टेफन की तरफ देखती है। उसकी आंखों में सालों का दर्द और बदला दोनों साफ दिखाई देते हैं। फिर वो छोटी सी ऑरोरा को देखती है और उसे एक भयानक श्राप दे देती है। वो कहती है कि ऑरोरा के 16वें जन्मदिन की शाम सूरज डूबने से पहले उसकी उंगली स्पिनिंग व्हील यानी चरखे की सुई से चुभेगी और वो गहरी नींद में चली जाएगी, जैसे मौत। राजा स्टेफन डरकर विनती करता है कि इस श्राप को वापस ले लो, लेकिन मालेफिसेंट इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। फिर भी वह एक छोटी सी शर्त जोड़ती है। यह श्राप तभी टूट सकता है जब ऑरोरा को ट्रू लव्स किस मिले। मालेफिसेंट के लिए यह लगभग नामुमकिन शर्त थी, क्योंकि अब वो ट्रू लव पर यकीन ही नहीं करती थी। राजा स्टेफन तुरंत आदेश देता है कि पूरे राज्य से सभी स्पिनिंग व्हील्स को जला दिया जाए। एक भी चरखा कहीं नहीं बचना चाहिए। इसके बाद वह अपनी बेटी ऑरोरा को महल से दूर छिपाने का फैसला करता है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है 3 फेरीज को, फ्लिटल, नॉटग्रास और थिस्लेटविट। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म में इन तीनों फेरीज को थोड़ा मजाकिया और लापरवाह दिखाया गया है। वो अच्छी तो थी, लेकिन बहुत जिम्मेदार नहीं। ऑरोरा को जंगल के बीच एक छोटे से कॉटेज में पाला जाने लगता है। उसकी असली पहचान छुपा दी जाती है। उसे एक आम लड़की की तरह बड़ा किया जाता है, लेकिन मालेफिसेंट ने उसे भुलाया नहीं था। वो दूर से ऑरोरा पर नजर रखती रहती है। शुरू में उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वो देखे कि उसका श्राप सही समय पर पूरा हो, लेकिन जैसे जैसे ऑरोरा बड़ी होने लगती है, कहानी बदलने लगती है। तीनों फेरीज ऑरोरा की सही देखभाल नहीं कर पाती। कभी उसे खाना नहीं मिलता, कभी वो मुसीबत में पड़ जाती है, कभी वो अकेली भटकने लगती है।
और बार बार मैलेफिसेंट ही उसे बचाती है, कभी छिपकर, कभी जादू से, कभी दूर से निगरानी करके। ऑरोरा को बचपन से महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। वो मैलेफिसेंट को एक नाम भी देती है, माय फेरी गॉड मदर। ये पल बहुत खूबसूरत है क्योंकि जिस लड़की पर मैलेफिसेंट ने बदले में श्राप दिया था, वही लड़की उसे अपने जीवन की रक्षक मानने लगती है। धीरे धीरे मैलेफिसेंट का दिल पिघलने लगता है। ऑरोरा की मासूमियत, उसकी सच्चाई, उसका प्यार, ये सब मैलेफिसेंट के अंदर दबे हुए अच्छे हिस्से को फिर से जगाने लगते हैं। अब ऑरोरा सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं रह जाती, वो मैलेफिसेंट के दिल के बहुत करीब आने लगती है। जब ऑरोरा थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी मैलेफिसेंट से सीधी मुलाकातें होने लगती हैं। ऑरोरा उससे बिल्कुल नहीं डरती, बल्कि उसे देखकर खुश होती है। वो उसे अपनापन देती है, भरोसा। राजा स्टेफन अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है। उसके लिए अब सिंहासन, बेटी, राज्य कुछ मायने नहीं रखता। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत और डर में बदल चुकी थी। वो मैलेफिसेंट को खत्म करने के लिए जाल बिछाता है। महल में आयरन चेन, सोल्जर्स, वेपन्स सब तैयार रखे जाते हैं क्योंकि आयरन फेरीज के लिए बहुत खतरनाक होता है। मैलेफिसेंट ऑरोरा को बचाने के लिए महल में आती है। वहां उसका सामना सैनिकों से होता है। डायवल उसकी मदद करता है और एक समय पर मैलेफिसेंट उसे ड्रैगन में बदल देती है। इसके बाद एक जबरदस्त बैटल सीक्वेंस शुरू होता है, लेकिन लड़ाई के बीच मैलेफिसेंट को उसके अपने कटे हुए पंख वापस मिल जाते हैं, जिन्हें स्टेफन ने छुपा कर रखा था। जैसे ही उसके पंख वापस उससे जुड़ते हैं, मैलेफिसेंट फिर से अपनी पूरी शक्ति में लौट आती है। अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अंत में उसकी सीधी टक्कर स्टेफन से होती है। स्टेफन उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सच यही था कि वो अपने लालच, डर और पापों से कभी जीत ही नहीं सकता था। आखिरकार संघर्ष के दौरान स्टेफन गिर जाता है और मर जाता है। इस तरह उस बिट्रेयल, ग्रीड और डार्कनेस का अंत हो जाता है जिसने पूरी कहानी को जन्म दिया था। स्टेफन की मौत के बाद इंसानों की दुनिया और मोर्स के बीच दुश्मनी खत्म होने लगती है। ऑरोरा दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन जाती है। वो मैलेफिसेंट को सिर्फ एक शक्तिशाली फेरी नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे सच्चा सहारा मानती है। मैलेफिसेंट भी अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके अंदर का अंधेरा खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब उसे प्यार, माफी और अपनापन दिशा देने लगे हैं। ऑरोरा को क्राउन मिलती है और वो दोनों दुनियाओं में शांति स्थापित करने की कोशिश करती है। मैलेफिसेंट आखिरकार अपने पंख, अपनी पहचान और अपने दिल का एक हिस्सा वापस पा लेती है। और यहीं फिल्म खत्म होती है, एक ऐसी एंडिंग के साथ जो हमें सिखाती है कि हर विलेन की अपनी कहानी होती है, हर श्राप के पीछे कोई दर्द होता है और कभी-कभी दुनिया का सबसे सच्चा प्यार रोमांटिक नहीं, बल्कि प्रोटेक्टिव और सेल्फलेस होता है। तो दोस्तों, ये थी मैलेफिसेंट पार्ट 1 यानी 2014 की पूरी फिल्म की असली कहानी पूरी डिटेल में। अब अगर कोई पूछे ये कौन सी मूवी है, तो उसका जवाब है मैलेफिसेंट पार्ट 1। और अगर आप अब तक इस फिल्म को सिर्फ एक इविल फेरी की कहानी समझते थे, तो अब आपको पता चल गया होगा कि असल में ये कहानी एक टूटे हुए दिल, एक गलत बदले और एक अनोखे मदरली लव की कहानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो बार बार पूछते हैं भाई ये कौन सी मूवी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही डार्क फैंटेसी, मूवी स्टोरी एक्सप्लेन्ड और हिडन इमोशनल मीनिंग्स वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। कमेंट में जरूर बताना कि इस फिल्म का सबसे पावरफुल मोमेंट आपको कौन सा लगा। स्टेफन का बिट्रेयल ऑरोरा पर लगाया गया कर्स प्रिंस किस का फेल होना, या मैलेफिसेंट का ट्रू लव वाला फॉरहेड किस। अगर कमेंट्स में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अगली वीडियो में मैं लाऊंगा मैलेफिसेंट पार्ट 2 की पूरी कहानी हिंदी में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी इनर डार्क फेरी को जगाए रखो। स्टे मैजिकल, स्टे पावरफुल, टेक केयर एंड माई ब्यूटीफुल ऑडियंस।